रहे हैं? वेन्यू वेन्यू फाइनल। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं विजिबल हूं और क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है। जल्दी बताइए, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी बताइए कि क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ पा रही है और आप मुझे देख पा रहे हैं? ओके, यस मैम, यस मैम, यस मैम, सबका यस आ रहा है। ठीक है, सब बढ़िया है मैडम। अब यस ओके है। चलिए बताइए और बताइए कैसे हैं आप लोग। मैम साउंड सही नहीं आ रही है। ओके, एक बार देखिएगा। हाँ मैम विजिबल हो। बताइए ऑडियो ओके है, साउंड ओके है, साउंड क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताइए। वॉल्यूम नहीं आ रही है, साउंड ठीक नहीं आ रहा है। ओके रुकिए, मैं थोड़ा सा चेक करवाती हूं। तो सर एक बार साउंड चेक करना। आप कमेंट भेजो यार, कमेंट भेजो यार। अब मुझे कैसे पता लगे मैं पढ़ा दूं, कुछ आवाज ही नहीं आ रही। आ गए, चलो ओके।
चलिए, तो मुझे लगता है कि अब सब कुछ सही है। अब हमें क्लास स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऑडियो वीडियो मैंने सब चेक करवा लिया है। बहुत बहुत नमस्ते, बट आप नहीं। ओके चलो, साउंड आ रही है। ओके, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी एक स्टूडियो में। एक्चुअली आजकल पता नहीं दिल्ली में इंटरनेट, जबकि हमने इतना स्पीड वाला हाई स्पीड का इंटरनेट लगवा रखा है, फिर भी इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैम बाकी पीछे की भी आवाज आ रही है। अच्छा, पीछे की आवाज इसलिए आ रही है क्योंकि आज सारे टीचर्स बैठे हैं बाहर, पिज्जा पार्टी कर रहे हैं। आज अंकुर सर को पकड़ लिया हम लोगों ने, तो अंकुर सर से हमने आज पार्टी ले ली, तो इसलिए सब लोगों की आवाज आ रही होगी पीछे से, पर कोई बात नहीं। अभी थोड़ी देर में हम इनको मैं चुप करवा दूंगी। आपका मैंने कमेंट ले लिया है जो बोल रहे हैं कि हमारा टाइम्स एक तरफ। कोई बात नहीं, टाइम्स हमेशा ऐसे ही रहेगा। आप टाइम से जुड़े हुए, डोंट वरी, आप लोगों का प्यार है। मैम आज बहुत ठंड है। यस देवाशीष, मैंने आपका कमेंट ले लिया बेटा। कोई बात नहीं, ऐसे छोटे मोटे होता रहता है, कोई बात नहीं। आपकी भी साफ आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अंकुर सर सीएम से बात कर रहे थे। अंकुर सर को बोलती हूँ मैं, अंकुर सर ने पार्टी चेंज कर ली। सर अंकुर सर, बच्चे क्या बोल रहे हैं? अंकुर सर सीएम से मिलने गए थे, इस खुशी में पार्टी दी है क्या? हाँ, अंकुर सर ने पार्टी चेंज कर ली। पहले वो किसी और पार्टी को सपोर्ट करते थे, अब किसी और को। मैम बैकग्राउंड कलर बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ जाएगा। चलो, अब बहुत बातें हो गई है, अब हम बातें नहीं करते, अब हम पढ़ते हैं। देखिए, तो हमारा चैप्टर क्या चल रहा था बच्चों? अच्छा, व्हाइट से लिखते हो इस पे ना, और बड़ा अच्छा सा कलर है ये। हमने एक नया डिजिटल बोर्ड लगवाया है, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं फर्स्ट क्लास ले रही हूँ इस पे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस अजीब हो सकता है। चलिए, तो देखिए, हाँ, तो हम पढ़ रहे थे बच्चों, कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे थे? मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु पढ़ रहे थे हम, है ना, कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है एंड नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, यही सब हम पढ़ रहे थे। राइट? कुछ विजिबल हो रहा है बच्चों को? छोड़ो भाई, व्हाइट से लेके लिख के रिस्क नहीं लेनी मुझे, छोड़िए। हम लिखते हैं पिंक से। मेटल एंड नॉन मेटल, हमारे चैप्टर का नाम था मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। तो मैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में मैं बहुत सारी मैंने आपको मेटल्स के बारे में बातें बताई थी। कल आपकी थोड़ी सी जो क्लास है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी बच्चों, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट अभी मैं थोड़ा सा सही कर देती हूँ। कल का मैं रिपीट कर देती हूँ। कल जो हमने पढ़ा था बच्चों लास्ट, वो हमने पढ़ा था किसके बारे में? आयरन के बारे में पढ़ा था। हमने किसके बारे में पढ़ा था? हम आयरन के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। और हमने आयरन के बारे में क्या क्या पढ़ा? तो मैंने आपको बताया था कि जो आयरन होता है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आता है। देन मैंने आपको बताया था कि जो आयरन होता है उसके और कितने होते हैं। तो आयरन के मैंने 5 और करवाए थे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, सेडेराइट। अच्छा, खराब दिख रहा है, व्हाइट ही ठीक था पेन। ये विजिबल नहीं हो रहा है, जल्दी बताइए, विजिबल नहीं हो रहा है? मैम बिल्कुल दिखा नहीं। ओहो, फिर मैं क्या कर रही हूं? उस पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो आज सारी प्रॉब्लम आज ही आ जाएंगे क्या? मुझे लगता है मुझे इस क्लास का टाइमिंग चेंज कर देना चाहिए। चलिए, व्हाइट से लिखते हैं। बच्चा बोल रहा है व्हाइट तो ठीक था। ओके चलो, तो हम पढ़े थे आयरन के बारे में। अब आयरन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? तो मैंने बताया कि आयरन आपका होता क्या है। आयरन के 5 और होते हैं। कौन कौन से और होते हैं? तो मैंने बताया था आयरन के 5 और कौन कौन सा। तो आप बताएंगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट एंड सेडेराइट एंड लिमोनाइट। उसके बाद मैंने बताया था कि आयरन जो है वो 4 फॉर्म में होता है। Fe+2 में, Fe+2 की फॉर्म में होता है, 3 की फॉर्म में होता है, 4 की फॉर्म में होता है, 6 की फॉर्म में होता है। ठीक है मैम, साउंड सही नहीं हो रही है। हाँ ठीक है, व्हाइट कर दिया है मैंने। उसके बाद मैंने बताया था कि आयरन 3 टाइप्स का होता है। आयरन कौन कौन से टाइप का होता है? 3 टाइप्स का। तो मैंने बताया था कि 3 टाइप का आयरन कौन कौन सा होता है। एक होता है पिग आयरन, एक होता है कास्ट आयरन, और एक तीसरा कौन सा होता है? एक तीसरा कौन सा होता है बच्चों? रोट आयरन। देन मैंने बताया था कि इन तीनों में कार्बन का परसेंटेज होता है, और जिस आयरन में जितना ज्यादा कार्बन का परसेंटेज होता है वो आयरन उतना ही ज्यादा इंप्योर होता है। तो सबसे ज्यादा कार्बन का परसेंटेज किसमें होता है?
सबसे ज्यादा कार्बन का परसेंटेज बच्चों कौन से आयरन में होता है? पिग आयरन में। और सबसे कम कार्बन का परसेंटेज कौन से आयरन में होता है? रोट आयरन में, यानी पिटवा लोहे में होता है। तो सबसे प्योर आयरन कौन सा हो गया? आप बताएंगे रोट आयरन या पिटवा आयरन। देन मैंने कार्बन आपको आयरन के दो कंपाउंड बताए थे। एक मैंने बताया था आपको हाँ, एक मैंने आपको बताया था कि फेरिक क्लोराइड होता है, फेरिक क्लोराइड करवाया था एक। और फेरिक क्लोराइड क्या काम करता है? ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने का काम करता है। दूसरा मैंने बताया था एक FeSO4 7.H2O, और उसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। और ग्रीन विट्रियोल कहां काम आता है? तो आप बताएंगे ग्रीन विट्रियोल जो होता है, हरा थोथा जिसको कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल जिसको आप हरा थोथा बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल जिसको आप हरा थोथा बोलते हैं। और ये कहां होता है? तो ये आपको बताना था, ये खून बढ़ाने वाली टैबलेट्स में होता है। जैसे आप में कभी खून की कमी हुई हो तो आप डॉक्टर के पास गए होंगे, तो डॉक्टर ने आपको क्या दिया होगा? साउंड सही नहीं आ रही है यार, एक मिनट रुकिए, मैं साउंड चेक करवा लेती हूं, एक मिनट वेट कीजिए। हेलो 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 हेलो, नहीं सही नहीं आ रही है कह रहे। सही है, एक बार मोबाइल में सुनो आप तो पता लगेगा। दोहरा रही है आवाज। अच्छा एक बार अभी कमेंट करके बताइए अभी साउंड ठीक है अब? हम्म, अमन यादव कह रहे हैं मैम साउंड अभी भी ठीक नहीं है। देवाशीष कह रहे हैं ठीक है। अरे यार कौन सा सच बोल रहा है, कौन सा झूठ बोल रहा है? लाउडनेस आ रही है साउंड में। एक लड़का कह रहा है जैसे जागरण में आती है वैसी साउंड आ रही है आपकी। अच्छा बच्चों आप लोग 5 मिनट वेट करो, मैं स्टूडियो चेंज करती हूँ, फिर उसमें क्लास लेते हैं हम वापस से। आप 5 मिनट वेट कीजिए, 5 मिनट के बाद मोटा साउंड आ रहा है।
हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम क्या पढ़ रहे थे? तो हम आयरन के बारे में पढ़ रहे थे, Fe के बारे में पढ़ रहे थे। अब आयरन के बारे में कल मैंने बहुत सारी चीजें बता दी थी मैंने आयरन के बारे में कि आयरन क्या होता है। उसके बाद मैंने आयरन के आपको 5 और बताए थे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, लिमोनाइट एंड सेडेराइट। देन मैंने बताया था आयरन 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा? कास्ट आयरन, पिग आयरन एंड रोट आयरन। सबसे अच्छा आयरन पूछे आप बताएंगे रोट आयरन। फिर पूछे कि ना कौन सा आयरन है जिसके ऊपर जंग नहीं लगता है, आप बताएंगे किसके ऊपर नहीं लगता जंग? रोट आयरन के ऊपर नहीं लगता। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैंने बताया था आयरन के 2 कंपाउंड्स पढ़ाए थे मैंने, तो आप याद रखेंगे। एक फेरिक क्लोराइड पढ़ाया था मैंने, दूसरा आपका बताया था मैंने, हाँ दीपक अभी बिल्कुल बेटा सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको थोथा, कौन सा थोथा? जिसको आप विट्रियोल बोलते हैं, किस कलर का? तो आप बताएंगे ग्रीन विट्रियोल। और ग्रीन विट्रियोल क्या होता है बच्चों? आप बताएंगे FeSO4.7H2O। और ये क्या होता है बच्चों? ये होता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ये कहाँ काम में आता है? आप बताएंगे अगर आप में खून की कमी होती है तो खून को बढ़ाने के लिए, खून की मात्रा इंक्रीज करने के लिए जो आप दवाइयाँ खाते हैं उसमें ये वाला कंपाउंड आता है, राइट। चलिए अब आज नेक्स्ट हम क्या पढ़ सकते हैं आयरन के बारे में, तो वो देखिए हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे आयरन के बारे में। देखिए जब आप आयरन को बच्चों नम वाली एयर में छोड़ देते हैं, जब आप Fe को आप क्या देते हैं? आप ह्यूमिड एयर देते हैं। ह्यूमिड एयर मतलब ऐसी हवा जिसमें थोड़ी सी नमी हो, नमी वाली हवा हो। प्लस अगर आप इस आयरन को आप क्या देते हैं? इस आयरन को आपने नॉर्मल वाटर दे दिया, थोड़ा बहुत ये पानी के संपर्क में आ गया या ये नमी वाली हवा के संपर्क में आ गया, तो क्या हो जाएगा बच्चा? तो आप बताएंगे कि तब अगर इस आयरन के ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों? इस आयरन के ऊपर ऑक्साइड बन जाएगा। कैसे? आप बताएंगे इसको ह्यूमिड एयर मतलब नमी वाली हवा मिलते ही जिसके अंदर किसका अमाउंट ज्यादा होता है? जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है। दूसरा, उसको नॉर्मल पानी मिल गया, साधारण पानी मिल गया। मैंने यहाँ पर नॉर्मल वाटर क्यों लिखा है? क्योंकि इसके पीछे कोई रीजन है, आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, नमी वाली हवा या उसको नॉर्मल पानी दे दिया तो इस आयरन के चारों तरफ ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? इस आयरन के चारों तरफ क्या हो जाता है बच्चों? आप बताएंगे इसके चारों तरफ ऑक्साइड बन जाता है और ये जो आयरन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये हो जाता है Fe2O3.XH2O। और ये किसका फॉर्मूला है? आप बताएंगे इस आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है या इस आयरन के चारों तरफ ऑक्साइड की लेयर बन जाती है तो क्या हो जाता है? आप बताएंगे ये होता है रस्टिंग। ये क्या होता है बच्चों? रस्टिंग। इसको बोलते हैं आप जंग लगना। मैंने कहा कि अगर आपने आयरन को ह्यूमिड एयर दे दिया, नमी वाली थोड़ी सी हवा दे दी, प्लस साधारण पानी, कहीं से भी इसको नॉर्मल वाटर मिल गया, तो क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे तो आप इस आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस आयरन का क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मतलब ये Fe2O3.H2O। H2O यहाँ X फॉर्मूले में आएगा, पानी के मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा। इस आयरन का क्या लग जाएगा? इस आयरन पे रस्टिंग हो जाएगा, इस आयरन पर जंग लग जाएगा, है ना। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो जंग लगा है, आयरन के ऊपर जो रस्ट लगा है, इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम क्या होता है? अगर आपसे कभी पूछे कि जंग का केमिकल नेम क्या होता है, तो इसको आपको मैंने कल बताया था। एक होता है Fe किसकी फॉर्म में? +2 की फॉर्म में। एक होता है बच्चों Fe किसकी फॉर्म में? +3 की फॉर्म में। एक होता है Fe किसकी? +4 की फॉर्म में। एक होता है +6 की फॉर्म में। अब मैंने इसको आपको याद करने का तरीका ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। वीडियो नहीं चल रही है, धोखा बोलना एक बार। धोखा, ठीक है। तो इस आयरन का केमिकल नेम क्या होगा? इस रस्टिंग का केमिकल नेम क्या होगा? तो इसको कहेंगे, इसका केमिकल नेम पूछे तो आप इसको बताएंगे फेरसोफेरिक क्लोराइड। फेरसोफेरिक। चल रही है मैडम? हाँ वीडियो बिल्कुल सही चल रही है। कौन बोल रहा है ये वीडियो नहीं चल रही है? प्रॉब्लम होगी। चलो एकदम सही चल रही है। सॉरी मैम लेट हो गए मैच की वजह से, इंडिया 201। चलिए आप जिसको मैच देखना है वो मैच देखिए। अब यहाँ से पढ़िए आप। देखिए आपसे पूछे कि जंग लगने का केमिकल नेम क्या है, आप बताओगे इसका केमिकल नेम होता है फेरसोफेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड ये होता है बच्चों क्या? जंग लगने का
फॉर्मूला, ठीक है। और ये फेरसो जो होता है बच्चों ये +2 होता है और फेरिक जो होता है वो +3 होता है। ये मैं ऑलरेडी कल आपको बता चुकी हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि जो आयरन है उसकी जो रस्टिंग होती है वो कैसी एयर से होती है। आप बताएंगे वो कैसी एयर से, जिसमें थोड़ी सी नमी होती है, जिसमें थोड़ा सा ह्यूमिड होता है उसका। दूसरा, ये नॉर्मल पानी होता है। यहाँ पर अगर आप डिस्टिल्ड वाटर लेंगे आयरन पे जंग नहीं लगता है। और जो रस्टिंग होती है उसका फॉर्मूला Fe2O3.H2O होता है। इसका केमिकल नेम पूछिए, आप बताएंगे फेरसोफेरिक ऑक्साइड, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। इसके बाद अगर आपसे पूछिए कि भाई जब जंग लगता है तो क्या क्या होता है, तो एट द टाइम ऑफ रस्टिंग क्या क्या हो सकता है, तो आप सबसे पहली बात बताएंगे कि जब जंग लगता है तो सबसे पहला क्या चेंज आता है, आयरन जो होता है उसका वेट क्या हो जाता है, वेट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। आप बताओगे उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, वेट इंक्रीज होता है। ऑब्वियस सी बात है, आयरन के ऊपर एक लेयर और जम गया, ऑक्साइड आ गया, तो उसका वजन क्या होगा, उसका वजन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप बताएंगे यहाँ पर कि उसकी जो क्वालिटी होती है, प्योर आयरन की जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है। आयरन प्योर नहीं बचता है, प्योर आयरन की क्वालिटी कम हो जाती है, उसमें इंप्योरिटीज वगैरह आने लग जाती हैं। लोहे की जो शुद्धता है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। ये बात आप याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बताऊं तो आपका जो लोहा होता है वो वीक पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। आपने देखा होगा जब आयरन के ऊपर रस्टिंग लगती है तो क्या होने लग जाता है, आयरन के ऊपर ऐसे पपड़ी सी जम जाती है, और बहुत दिनों तक अगर रस्टिंग रहेगी तो क्या होता है बच्चों, धीरे 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 आपका क्या होने लग जाता है, हाँ धीरे धीरे क्या होने लग जाता है बच्चों, फिर उसके अंदर बिल्कुल एकदम पपड़ी से जमकर एकदम आयरन का जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। तो आप याद रखेंगे कि आयरन के ऊपर जब जंग लगता है वेट हमेशा इंक्रीज होता है, प्योर आयरन की क्वांटिटी कम होने लग जाती है, इंप्योरिटीज बढ़ जाती हैं, वीक पड़ जाता है, मतलब स्ट्रेंथ उसकी डिक्रीज हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे कि आयरन का कलर चेंज हो जाता है। आप सबने देखा होगा जो आयरन का ओरिजिनल कलर होता है, जो नेचुरल कलर होता है वो क्या हो जाता है, रस्टिंग के बाद चेंज हो जाता है, कलर हल्का सा चेंज होने लग जाता है। उसके बाद आप याद रखेंगे कि ये एक कैसा चेंज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आयरन के ऊपर जो जंग लगा है वो एक कैसा चेंज है, वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, वो भौतिक चेंज है, भौतिक परिवर्तन है या वो रासायनिक परिवर्तन है। बच्चों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है, ध्यान से सुनो। कोई ए और बी चीज मिली, आपस में जुड़े, दो रिएक्टेंट आपसे जुड़ो, है ना। नेक्स्ट सुनिएगा, ए और बी जुड़कर C+D का निर्माण कर रहे हैं। अब ऐसी रिएक्शंस या ऐसे चेंजेस जहां पर C+D वापिस मिलकर A+B बना लें, ऐसे चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज। ऐसे चेंज को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। दूसरा भौतिक चेंज क्या होता है, जैसे किसी चीज का जलना, आग का फटना है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि केमिकल चेंज में क्या होता है, उसके केमिकल कंपाउंड्स में चेंजेस आ जाते हैं, है ना, जो उसका केमिकली कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। तो और भौतिक चेंजेस क्या होते हैं, आप जान सकते हैं, भौतिक जो होते हैं A+B मिलकर अगर C+D बनाता है तो वो क्या हो जाते हैं, वो हमेशा केमिकल चेंज होता है, ठीक है। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ट्यूबलाइट का जलना, बल्ब का जलना। भाई बल्ब को बंद करोगे तो वापस बंद हो जाएगा, फिर वापस चेंज हो जाएगा, फिर वापस बंद हो जाएगा, फिर वापस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये जो आयरन का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि आयरन की स्ट्रेंथ कम होगी, इंप्योरिटीज बढ़ गई, वेट बढ़ गया, कमजोर पड़ गया, कलर चेंज हो गया। तो ये कैसा चेंज है, आप बताएंगे ये एक केमिकल चेंज है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है बच्चों, आयरन के ऊपर जंग लगना या रस्टिंग होना या आयरन का ऑक्सीडेशन होना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। अब कैसी रिएक्शन है, आप बताएंगे ऑक्सीडेशन है। कैसी, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन होता है आयरन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो आप लिख ही रखा है। तो ये बात हो गई आपके रस्टिंग के बारे में। रस्टिंग की मैं बात करूं तो सबसे अच्छा क्वेश्चन यही बनता है कि रस्टिंग का केमिकल नेम क्या होता है। आप बताएंगे फेरसोफेरिक ऑक्साइड, क्योंकि इसमें +2 भी होता है, +3 भी होता है, इसलिए इसको फेरसोफेरिक क्लोराइड बोलते हैं। आयरन की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, कलर चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। बट याद रखिएगा यहाँ पर आपने कैसी एयर लिखी है, आपने लिखी है बच्चों ह्यूमिड एयर। और पानी कैसा लिया है आपने नॉर्मल पानी लिया है, ठीक है, आपने नॉर्मल पानी लिया है, ठीक है, आपने क्या लिया, नॉर्मल पानी लिया है।
हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन इज केमिकल चेंज। मैम केमिकल चेंज में रिवर्स, हाँ अच्छा मैंने क्या बोला, ये तो बोला मैंने, बोला केमिकल रिएक्शंस में A प्लस बी हमेशा मिलकर C प्लस डी बनाती हैं, मतलब एक नया प्रोडक्ट बनता है वहां पे। नरेश यही मैंने बोला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब अगर आप आयरन को कैसी एयर में रख दें, अगर आपने आयरन को रखा कैसी एयर में, ड्राई एयर में। ड्राई का मतलब है जिसमें नमी ना हो, जिसमें ह्यूमिड ना हो, सूखी मतलब थोड़ी सी सूखी सी हवा हो जिसके अंदर ह्यूमिड ना हो। और दूसरा, अगर आपने आयरन को दे दिया क्या, डिस्टिल्ड वाटर। क्या दे दिया बच्चों, डिस्टिल्ड वाटर। और डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं न्यूट्रल वाटर। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी, जिसको आप आसुत जल बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने आयरन को ड्राई एयर और डिस्टिल्ड वाटर दिया तो आयरन के ऊपर जंग नहीं लगेगा, जंग लगेगा ही नहीं। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कैसी अवस्था में या कौन कौन से, हाँ बैटरी वाटर जो बैटरीज में भरा जाता है उसे वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो आप याद रखेंगे, अगर आपने आयरन को नॉर्मल वाटर दिया है या बारिश का पानी भी थोड़ा बहुत कर देता है, ठीक है, तो अब रस्टिंग कर देता है। बट अगर आपने आयरन को ड्राई एयर दिया और डिस्टिल्ड वाटर दिया, मतलब न्यूट्रल वाटर दिया, तो कभी भी आयरन पे जंग, आयरन का ऑक्सीडेशन या आयरन के चारों तरफ ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, ऑक्साइड की लेयर बनेगी नहीं। तो यहाँ पर नो रस्टिंग, यहाँ पे रस्टिंग होगी ही नहीं। बट पिछली रिएक्शन में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर रस्टिंग होता है, फॉर्मूला ये होता है। और अगर ये प्रोसेस हो रही है तो आप रस्टिंग से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप करते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या करते हैं बच्चों, गैल्वेनाइजेशन, जिसको हिंदी में गैल्वीकरण। न्यूट्रल वाटर क्या है, शिव शंकर मैंने पहले पढ़ा चुकी हूं मैं आपको कि न्यूट्रल वाटर क्या होता है, बार बार नहीं बताऊंगी मैं। इसको बोलते हैं हिंदी में यशद लेपन या बोलते हैं गैल्वीकरण। जो हमारा आयरन होता है उसको बचाने के लिए, उसका लाइफ स्पैन इंक्रीज करने के लिए आप आयरन के चारों तरफ किसकी लेयर चढ़ा देते हैं, आप जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके चारों तरफ जिंक की लेयर या जिंक की परत लगाने को क्या कहते हैं, आप गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जिंक की लेयर लगा देते हैं, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। या हमारे गाँव में क्या करते हैं, अगर आपने लोहे का गेट बनाया है तो उसके ऊपर आप पेंट कर देते हो, कोई भी चीज की लेयर लगा देते हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भाई हमने जिंक की ही लेयर क्यों लगाई। क्योंकि बच्चों आप एक बात याद रखिएगा, जो जिंक होता है वो एक लेस रिएक्टिव मेटल होता है इन कंपेयर टू आयरन। तो आयरन हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो रिएक्ट कर जाएगा ह्यूमिड एयर से या नॉर्मल वाटर से। बट जो आपकी जिंक है वो एक लेस रिएक्टिव होती है, कम क्रियाशील धातु होती है। तो जिंक क्या करती है, जिंक इस आयरन को, अंदर आपका आयरन सेफ रहेगा। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें, ये तो होगी हम रस्टिंग की बात आयरन की। नेक्स्ट एक इक्वेशन आती है साइंस में, बहुत बार आती है। आज भी मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि अगर हम किसी आयरन की डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें, अगर हम किसी आयरन की डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, वो एसिड कोई भी हो सकता है बट उसमें अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, किसका, एसिड का। ठीक है, तो क्या होगा, तो मैं आपको यहाँ पे बात बता दूं, आयरन जो होता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, यहाँ पे रिएक्शन होगी ही नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि हाँ आप टिन भी यूज कर सकते हैं, कमल बिल्कुल आपने सही बोला है। तो आयरन को अगर आपने डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस भी अगर आप यूज करते हैं तो भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है। डाइल्यूट का मतलब है इसमें जिसमें एसिड या डाइल्यूट बेस ले रहे हैं तो उसमें डाइल्यूट बेस बेसिक मीडियम का अमाउंट ज्यादा हो, तो रिएक्शन फॉर्म होती ही नहीं है, वो रिएक्ट करता ही नहीं। तो याद रखिएगा, आयरन को अगर आपने डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस में डाल दिया तो कभी भी उसमें होगा ही नहीं, क्या, रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन फॉर्म ही नहीं होगा। तो कभी भी आपसे ऐसे दे दिया कि भाई इस रिएक्शन को करवाओ आप, Fe प्लस आपको दे दिया HCl और ब्रैकेट में दिया डाइल्यूट, बोलेगा अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप पता नहीं क्या क्या ऑप्शन करा तो आप बोलोगे रिएक्शन फॉर्म होती ही नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन फॉर्म होती ही नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आयरन के बारे में, तो आयरन काम आता है स्टील में, स्टील बनाने में। अब स्टील क्या होते हैं आप सब जानते होंगे, स्टील को हिंदी में इस्पात बोला जाता है।
बहुत सारे टाइप के इस्पात होते हैं, वही मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। जो आयरन होता है, आयरन स्टील बनाने में काम आता है। क्या बनाने में? स्टील, इस्पात बनाने में। अब इस्पात बनाने में कितना % आयरन काम आता है, या फिर और साथ में क्या क्या मिलाया जाता है? आप इस्पात किसको बोलते हो, स्टील किसको बोलते हो? तो ऐसा कहा जाता है, अगर आयरन के साथ, मैम हम आयरन की टैबलेट क्यों लेते हैं? क्योंकि आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी होती है, तब लेते हैं आप, ठीक है। अगर आपने आयरन के साथ 0.025% से 0. मैम डाइल्यूट एसिड क्या होता है? जिसके अंदर एसिड का अमाउंट ज्यादा हो और पानी वगैरह का अमाउंट कम हो, उसको बोला जाता है। देखिए, जब आपने आयरन को 0.025% से लेकर 1.5% तक कार्बन मिला दिया, ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? ये है कार्बन का, तो वो स्टील बन जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि आयरन के साथ कितना %, कॉमनली कितना % कार्बन मिलाया जाता है, परसेंटेज क्या है, आप बताएंगे। यहाँ पर 0.025 से लेकर 1.5% तक क्या कार्बन मिलाया जाता है। अब बात ये आती है कि कार्बन क्यों मिलाया जाता है? इस लोहे को हार्ड करने के लिए। ये जो मैंने कार्बन मिलाया है, इसका मेन मोटो क्या है? हार्ड करने के लिए। ये पूछा हुआ है कि कठोर बनाने के लिए, स्टील को कठोर बनाने के लिए आयरन के साथ क्या मिलाते हैं? आप क्या बताएंगे? स्टील को या इस्पात को हार्ड, कठोर बनाने के लिए साथ में क्या मिला दिया जाता है? कार्बन। किस परसेंटेज में बनाया जाता है? आप बताओगे। 0.025 से लेकर 1.5% तक मिलाया जाता है। अब बच्चों मेरा एक पॉइंट सुनना ध्यान से, अगर ये कार्बन का परसेंटेज, अगर इस कार्बन का परसेंटेज 0.1% से कम हुआ, ध्यान से सुनना, जो कार्बन मिलाया है, इस कार्बन का परसेंटेज 0.1% से कम हो तो ऐसा स्टील क्या कहलाता है? माइल्ड स्टील कहलाता है। कैसा? माइल्ड स्टील कहलाता है। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनना कि अगर आपने इस स्टील में आयरन के साथ 0.1% से कम कार्बन ऐड किया तो वो माइल्ड स्टील कहलाता है। क्या? माइल्ड स्टील। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि माइल्ड स्टील में कार्बन का परसेंटेज क्या है? आप क्या बताएंगे? 0.1 से कम होना चाहिए, 0.1 से कम होना चाहिए। दूसरा आपसे, अच्छा हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? इसको नरम इस्पात बोलेंगे, नरम इस्पात बोलेंगे, नरम इस्पात। अब बच्चों दूसरा पॉइंट सुनना मेरा, अगर आपने इस स्टील में कार्बन का परसेंटेज 0.5%, इस कार्बन में 0.5% से अधिक कर दिया, कार्बन का परसेंटेज इस स्टील में 0.5% से थोड़ा सा अधिक कर दिया, मतलब जितना भी, थोड़ा भी, कितना भी हो सकता है, 0.5 से ज्यादा कितना भी हो सकता है, तो अधिक कर दिया तो इस स्टील को क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाता है मीडियम स्टील। इसको कहा जाता है मीडियम स्टील। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, टंगस्टन स्टील क्या होता है, मैंगनीज स्टील क्या होता है, ये सारा होता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा कि अगर आपने स्टील के अंदर 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा करा तो वो स्टील कैसा कहलाएगा? वो मीडियम स्टील कहलाएगा। और ये कहाँ काम आता है? ये काम में लिया जाता है रेल की पटरी बनाने वगैरह में। रेल की पटरी इसी स्टील की, मतलब इसी स्टील को मिलाया जाता है पटरी वगैरह बनाने में। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट सुनो, तीसरे टाइप का, अगर आपने इस कार्बन का परसेंटेज 1.5% से ज्यादा कर दिया, मैंने क्या लिखा है? 1.5, या तो 1.5 या इससे ज्यादा कर दिया, तो जो हमें स्टील मिलेगा उस स्टील को आप हार्ड स्टील बोलेंगे। कैसा स्टील बोलेंगे आप? इसको हार्ड स्टील बोलेंगे। यही एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है कि हार्ड स्टील में कितना % कार्बन होता है? आप बताएंगे 0.1% या इससे अधिक। और मैं बता दूं ये कहाँ काम आता है? ये काम आता है चुंबक बनाने में, ये काम आता है मैग्नेट बनाने में, चुंबक बनाने में, या जो मशीन्स होती हैं उनके अंदर इस वाले स्टील को आयरन की फॉर्म में स्टील को ऐसे काम में लेते हैं। अब अगर किसी बच्चों को नहीं समझ में आया, बच्चों में एक बार फिर रिपीट कर दूं कि स्टील बनाने में भी आयरन काम में आता है, बट
आयरन के साथ आयरन को कठोर करने के लिए स्टील बनाने में हम कार्बन ये ऐड करते हैं, और जो ऐसा कहा जाता है कि कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 0.025 से लेकर ऑलमोस्ट 1.5% के बीच में मिलाते हैं। अगर आपने इसके अंदर जो आप स्टील बना रहे हैं, अगर इस स्टील में आपने जो स्टील की हार्डनेस होती है ना, जो स्टील का कठोरपन होता है बच्चों, वो किस पे डिपेंड करता है? वो कार्बन के परसेंटेज पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने 0.1% से कम रखा तो वो स्टील कैसा बन जाएगा? माइल्ड स्टील बन जाएगा। भाई कठोर करने के लिए क्या ऐड कर रहे हैं हमने क्या ऐड किया है? कार्बन। तो से कम हो गया तो क्या हो गया बच्चों? वो माइल्ड स्टील कहलाता है। दूसरा, अगर आपने 0.5% या 0.5% से थोड़ा सा ज्यादा करा तो वो मीडियम स्टील कहलाता है। मतलब जो मीडियम वाला, मध्यस्थ वाला होता है वो स्टील कहलाता है। और यही काम आता है रेल की पटरी बनाने में। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रेल की पटरी बनाने में किस टाइप का स्टील थोड़ा बहुत मिलाया जाता है? आप बताएंगे मीडियम स्टील। तीसरा, अगर आपने 1.5 या 1.5 से अधिक करा तो भैया ज्यादा कार्बन हो गया तो क्या हो गया? हार्ड हो गया। ठीक है, और हार्ड होते ही आप उसको चुंबक बनाने में और आप उसको मशीन बनाने में काम में लेते हैं। ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, स्टील का परसेंटेज, और ऐसे आपको याद रखना है बच्चों। तो 3 टाइप के स्टील पढ़ लिए आपने, आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जो इस्पात होता है, इस्पात समझ रहे हैं क्या? स्टील की वेल्डिंग नहीं होती है। इस्पात स्टील की वेल्डिंग नहीं होती है। कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि क्या भाई स्टील की वेल्डिंग होती है? आप बताओगे स्टील की वेल्डिंग नहीं होती है। स्टील की वेल्डिंग नहीं होती है। अब आपने कभी ना कभी एक टाइप का स्टील और सुना होगा। ये तो 3 टाइप के हो गया, माइल्ड हो गया, मीडियम हो गया, हार्ड हो गया। एक स्टील और सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। एक होता है स्टेनलेस स्टील। क्या होता है? स्टेनलेस स्टील, और हिंदी में कहा जाता है इसको जंगरोधी इस्पात। जंगरोधी इस्पात। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि जंगरोधी इस्पात किस किस मेटल का मिक्सचर है, किस किस मेटल का या नॉन मेटल का मिक्सचर है, जो भी आपसे पूछे। याद रखिएगा, पहली बात तो स्टेनलेस स्टील होता क्या है? स्टेनलेस स्टील एक टाइप का अलॉय होता है, और अलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और मैंने कल की क्लास में बताया था, अलॉय बनाने के लिए एटलीस्ट एक मेटल होना चाहिए, बिना मेटल के अलॉय नहीं बनता है। अब ये किस किस का होता है आप बताएंगे? ये आयरन का होता है अलॉय। ये जंगरोधी स्टील किस किस का होता है? इसमें 3 चीजें होती हैं। क्या क्या? आयरन होता है, Cr फॉर क्रोमियम, एंड निकिल होता है। आयरन, क्रोमियम, निकिल होता है। अगर मैं बात करूं कि आयरन कितना परसेंट होता है? 70%। क्रोमियम कितना होता है? 18%। और जो जितना बचा वो क्या हो जाएगा आपका? 70 और 80, और मतलब 2% में या 2.5% में आप क्या मिलाते हैं? यहाँ पर जितना बचा हुआ उसको, उसमें आप निकिल ऐड कर देते हैं। जो भी परसेंटेज बचता है उसमें आप निकिल ऐड कर देते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील एक क्या है? मतलब क्या एक मेटल है या अलॉय है? क्या है आप बताएंगे? अलॉय है। किस किस का है आप बताएंगे? आयरन का, क्रोमियम का और निकिल का। अब आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर आपने क्रोमियम क्यों यूज किया? यहाँ पर आपने क्रोमियम क्यों यूज किया? ये जो क्रोमियम है ना, इसको यूज करने का मेन मोटो क्या था? ये जंग लगने से बचाता है, ये जंग लगने से बचा लेगा। तो अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाए कि अगर स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम ना हो तो आप क्या बताएंगे? उस स्टील के अंदर आयरन और उसकी क्या हो जाएगी? रस्टिंग हो जाएगी। अब ये कहाँ काम आता है? तो आप ब्लेड समझते हैं ना, ब्लेड बनाने में। ब्लेड जानते हैं ना? ब्लेड, भाई ब्लेड तो सब जानते होंगे, वही ब्लेड। ठीक है। और दूसरा आपसे पूछा जाएगा, हाँ जो 12% बचा, बिल्कुल 12%, 70 और 10, 80, 88, 12% में निकल ऐड होता है। बच्चा इतना भी नहीं कर सकते क्या तुम? आप इतना भी मैथ्स वीक है क्या मेरी तरह? तो ब्लेड बनाने में या जो यूटेंसिल्स आते हैं हमारे घरों में, आपने देखा होगा हमारे घरों में स्टील आता है, उसके ऊपर कभी भी उसके ऊपर, हाँ बिल्कुल जितेंद्र, वो इसी की होती है। मैंने ये बोला यूटेंसिल्स बनाने में, किचन के यूटेंसिल्स बनाने में कौन सा इस्पात काम में आता है? आप बताएंगे स्टेनलेस स्टील या स्टेनलेस इस्पात काम आता है। आपसे पूछा जाए स्टेनलेस स्टील पे क्या जंग लगता है? आप बोलेंगे नहीं लगता है। इसके अलावा मैं बताऊं, एक टाइप का स्टील और भी होता है जिसके ऊपर जंग नहीं लगता। कोई बता सकता है मुझे कौन सा टाइप का स्टील होता है जिसके ऊपर जंग नहीं लगता? मैं बता देती हूँ, वो होता है निकिल स्टील, जिसमें निकिल का अमाउंट ज्यादा होता है। जहां निकिल ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? वहां वो क्या हो जाएगा आप बताएंगे? वो होता है निकिल स्टील। इस पर भी
ये किस किस का अलॉय होता है आप बताएंगे? ये भी आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकिल का होता है। आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकिल, बट यहां पर साथ में कार्बन भी मिलाया जाता है। यहां पर साथ में क्या मिलाया जाता है? कार्बन भी मिलाया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे निकिल का परसेंटेज ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 30 से 35% निकिल होता है। इसके ऊपर भी जंग नहीं लगता है, नो रस्टिंग। तो एक पॉइंट आप ये भी याद कर सकते हो कि इसके ऊपर भी जंग नहीं लगता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने कितने टाइप का आपको स्टील पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया बच्चों कितने टाइप का आपको मैंने बताया कि स्टील जो होता है वो तीन टाइप तो मैंने पहले बता दिया कार्बन के परसेंटेज के आधार पर, मीडियम स्टील, माइल्ड स्टील एंड हार्ड स्टील। और स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? तो उसके ऊपर जंग नहीं रखता और उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। ऐसे एक होता है टंगस्टन स्टील, तो वो छोड़िए, टंगस्टन का अमाउंट ज्यादा होता है तो टंगस्टन स्टील बन जाता है। बड़ी बड़ी जो हैवी मशीन्स होती हैं, जो औजार होते हैं, वो उसके बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब एक आता है, एक अलॉय और आता है, उसको बोलते हैं एल निको। एल निको, कभी कभी इसकी स्पेलिंग ये लिखी हुई होती है एल निको, एल निको नहीं होता है, ये एल निको होता है। ये क्या है? ये एक मिश्र धातु है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एल निको है वो किस किस का मिश्र धातु है, वो किस किस का अलॉय है। नाम से क्लियर है यहाँ पर किस किस का अलॉय होता है। आप बता देंगे यहाँ पर क्या क्या होता है। एल का मतलब क्या होता है बच्चों? एल्यूमिनियम। एल का मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम। Na का मतलब क्या होता है? निकिल प्लस CO का मतलब क्या होता है? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या होता है बच्चों? कोबाल्ट प्लस यहाँ पे आयरन भी होता है। हालांकि यहाँ पर आयरन का कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है ऊपर वाले में। तो एल निको क्या होता है बताएंगे? एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड आयरन का जो जिनको इन चारों मेटल को मिक्स करके जो आप अलॉय बनाते हैं उसको एल निको कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है, जो स्थायी चुंबक होता है, वो कौन कौन सी मेटल का मिक्सचर है? आप बताएंगे वो एल निको का मिक्सचर है। एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड आयरन, इन चारों के मिक्सचर को आप क्या बोलते हैं? इन चारों के मिक्सचर को आप क्या नाम देंगे? आप बताएंगे एल निको अलॉय बनता है। ठीक है बच्चों, ये सारी की सारी बातें आपको किस में याद रखनी है? आयरन में याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो किस किस मेटल का अलॉय होता है? इन सब का होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिए इसके बारे में, एल निको की बात। चलो, तो इतनी सारी बातें हमने आयरन के बारे में पढ़ी। आयरन के और 5 होते हैं, कौन से और इनसे चुंबक बनती है कल मैं बता चुकी हूँ आपको। उसके बाद मैंने बताया आपको कि जो आयरन है वो अलॉय भी बनाता है, आयरन स्टील बनाने में भी काम आता है, आयरन के ऊपर रस्टिंग लग जाता है, और कैसे किस पानी में आयरन के ऊपर रस्टिंग नहीं लगता। ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। ये आयरन के बारे में आपको इतनी सारी बातें पढ़नी थी। अब आता है नेक्स्ट हमारा जो मेटल आता है वो आता है प्लम्बम। नेक्स्ट मेटल जितना भी नाम का है प्लम्बम। और प्लम्बम किसको बोलते हैं बच्चों? प्लम्बम लैटिन लैंग्वेज में कहा जाता है किसको? लेड। और लेड का सिंबल क्या होता है? पीबी को क्या बोलते हैं? सीसा। तो नेक्स्ट मेटल लिखेंगे आप प्लम्बम, जिसको लेड, जिसको पीबी या जिसको सीसा कहा जाता है, इसको सीसा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसको लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं प्लम्बम। इसको लैटिन लैंग्वेज में हाई स्पीड स्टील किसको कहा जाता है? जितेंद्र सिंह का क्वेश्चन है। जो टंगस्टन स्टील होता है बच्चों, जिसमें टंगस्टन का अमाउंट ज्यादा होता है, उसको हाई स्पीड स्टील कहा जाता है, और वो बहुत हाई स्पीड वाली जो मशीन्स होती हैं उनको बनाने में काम आता है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम इसके बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है। जब हम लोग उतर रहे थे पहाड़ से, तभी की बात है ना? तभी अपन लोग देख रहे थे सामने। पीएन पांडे जो है वो पढ़ा रहे हैं। एक दिन मिले, एक साथ से साथ बैठे हुए, मैंने बहुत कमजोर पड़ गए, कह रहे हैं कि शुगर हो गई। चलिए, हाँ जितेंद्र मैंने बता दिया, बार बार कमेंट मत कीजिए। चलिए, प्लम्बम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? प्लम्बम का परमाणु संख्या कितना होता है? प्लम्बम जो आता है, पीबी जो आता है बच्चों, वो कितने नंबर पे आता है? वो 82 नंबर पे आता है। वो 82 नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर याद रखेंगे पीबी के बारे में। ओहो, चलो नेक्स्ट पॉइंट आप प्लम्बम के बारे में क्या याद रखेंगे? लेड के बारे में।
लेड जो है बच्चों, इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे अच्छे हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, लेड का कोई भी एलोट्रोप नहीं होता है, कोई भी एलोट्रोप नहीं है इसका। एलोट्रोप बोले तो अपर रूप, अपर रूप। अब अपर रूप क्या होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है अपर रूप क्या होते हैं। तो बच्चों ऐसे एलिमेंट्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं, जिनकी भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं लेकिन जिनकी रासायनिक अवस्थाएं या रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, वो एलोट्रोप कहलाते हैं केमिस्ट्री में, वो अपर रूप कहलाते हैं। जैसे कार्बन के अपने अपर रूप पढ़े होंगे, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, तो वो सब क्या है, वो स्ट्रक्चर में अलग है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी, अलग अलग होगी, बट केमिकल्स जो उनके क्वालिटीज हैं वो सारी एक जैसी होती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि वो कौन सी मेटल है जिसका कोई भी एलोट्रोप नहीं होता, आप बताएंगे वो कौन सी मेटल है, वो प्लम्बम है, वो पीबी है। नेक्स्ट मैं बता दूं, जो आपका पीबी है, लेड है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वैद्युत का कुचालक होता है। लेड से आप करंट फ्लो नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में ये एक ही मेटल ऐसा है जो बैड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। हीट का तो फिर भी थोड़े बहुत खो जाता है, हीट का तो हल्का सा गुड कंडक्टर भी हो सकता है, बट इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा धातु है आवर्त सारणी में जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, जो लेड है उसका एक और है, वो बड़ा ही फेमस है। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप ओर ऑफ प्लम्बम या ओर ऑफ लेड। लेड के और का मतलब होता है बच्चों एस्क। एक और तो आपको भी पता होगा, कौन सा, PbS। कौन सा बच्चों, इसका पहला और क्या है, PbS। क्या बोलते हैं PbS को, लेड सल्फाइड इसका होता है। पीबी का मतलब लेड, एस का मतलब होता है सल्फाइड। बट वेट बच्चों, इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में गैलेना नाम दिया जाता है। क्या, गैलेना। आपसे एग्जाम में पूछे गैलेना का केमिकल नेम क्या है, आप बताओगे लेड सल्फाइड। गैलेना किसका और है, आप बताओगे पीबी का है। और आपसे पूछा जाए कि जो लेड सल्फाइड है उसका फॉर्मूला क्या है, आप बताएंगे PbS, गैलेना। ठीक है बच्चों। दूसरा एक और भी होता है यहाँ पर जिसको सेरोसाइट कहा जाता है, दूसरा लिखेंगे आप सेरोसाइट, या हिंदी में कभी कभी कैरुकाइट भी लिखा होता है, इसको कैरुकाइट। ये क्या होता है, ये होता है बच्चों PbCO3। PbCO3, क्या हो गया, लेड, CO3 क्या हो गया, कार्बोनेट। तो कभी आपसे ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है ना, ये सारे याद करने हैं आपको। आपसे पूछा जाए कि लेड सल्फाइड का केमिकल नेम गैलेना, फिर पूछे सेरोसाइट का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताएंगे कि लेड कार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं आप, सेरोसाइट। तो आप यहाँ से भी लेड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों क्या बन गए, ये आपके लेड के और बन गए, एस्क बन गए। ठीक है, ये क्या बन गए, और बन गए, एस्क बन गए। अब बात आती है कि जो आपका लेड है वो और कहाँ कहाँ होता है, लेड कहाँ कहाँ पाया जाता है। जो लड़कियां लिपस्टिक लगाती हैं, ये लेड कहाँ पे होता है, आप बताएंगे, ये लिपस्टिक में पाया जाता है। किसमें, लिपस्टिक में होता है। और लेड कहाँ होता है, जो प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं, जो आप अखबार जिससे प्रिंट करते हैं, जो वर्ड्स लिखते हैं, जो अक्षर लिखते हैं, वहां पर भी कौन काम आता है, लेड काम आता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग में जो वर्ड्स टाइप करते हैं, उस इंक में आप लिख सकते हैं, इंक बनाने में उस इंक में क्या मिलाया जाता है, आप बताएंगे लेड मिलाया जाता है। इसीलिए हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कभी भी अखबार के ऊपर रोटी रख के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अखबार के अंदर क्या होता है, लेड। और अगर आपके बॉडी में लेड के मॉलिक्यूल चले गए तो आपका जो ब्रेन है या जो आपका नर्वस सिस्टम है वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाता है। जब लेड के मॉलिक्यूल्स जाते हैं तो हमें एक मीना माटा नामक रोग हो जाता है।
जिसमें बच्चे बहरे हो जाते हैं और जिसमें बच्चे बोल नहीं पाते हैं, उनकी जो हियरिंग पावर और उनका जो हियरिंग पावर एंड स्पीचिंग पावर होता है वो खत्म हो जाता है। इसलिए अखबार के ऊपर रोटी नहीं खानी चाहिए कभी भी। अखबार बिछाओ फिर थाली वाले में खाओ आप। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मैम अखबार में जो प्रिंटिंग होती है वर्ड्स की, उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें PB मिलाया जाता है। नेक्स्ट मैं बताऊं यहाँ पर कि लेड और कहाँ काम आता है। लेड आता है सिंदूर बनाने में। सिंदूर बनाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने एग्जाम में रिपीट हुआ है। इंग्लिश में बोलेंगे वर्मीलियोन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्मीलियोन। तो लेड कहाँ काम आता है मैम? सिंदूर बनाने में, लिपस्टिक बनाने में, कॉस्मेटिक में भी, जो फेयर एंड लवली वगैरह होती है उसमें भी लेड आता है। और मैं आपको बता दूं जो सिंदूर होता है वो 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है। वर्मीलियोन 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है। पहला है PBS, दूसरा है HGS। पहला है, आप क्या बताएंगे? PBS को क्या बोलेंगे? लेड सल्फाइड। क्या बोलेंगे? लेड सल्फाइड। और ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया मरकरी सल्फाइड। ये क्या हो गया? मरकरी सल्फाइड। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि वर्मीलियोन क्या होता है, सिंदूर क्या होता है। आप बताएंगे PBS प्लस HGS जो मिक्सचर बनता है उसको वर्मीलियोन या उसको सिंदूर कहते हैं, या उसको सिंदूर कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं यहाँ पर और क्या बनाने में काम आता है। कॉस्मेटिक बनाने में काम आता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे लेड कहाँ काम आता है? जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां होती हैं, जैसे फेयर एंड लवली हो गया, जैसे जो फाउंडेशन आता है ना, कॉम्पैक्ट वगैरह लगाती हैं लड़कियां, है ना, उसके ऊपर जो पाउडर आता है कॉस्मेटिक में, इन सब में लेड होता है। इसीलिए जब लड़कियां ज़्यादा लिपस्टिक एंड ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करती हैं तो उनका नर्वस सिस्टम, मतलब उनका दिमाग थोड़ा सा कम चलना बंद हो जाता है। ये मजाक था, ऐसा नहीं है, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि लड़कियों में कम दिमाग होता है, क्योंकि लड़कियां लिपस्टिक लगाती हैं, लड़कियां कॉस्मेटिक लगाती हैं, काजल जो लगाते हैं ना, काजल आंखों में, उसमें भी लेड होता है। तो लड़कियों में इतना सारा लड़कियों अपने बॉडी में लेड को कंज्यूम कर रही हैं। तो लेड के पार्टिकल जब ज़्यादा जाते हैं तो हमारा तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है। कौन सा तंत्र? तंत्रिका तंत्र। या मैं बताऊं तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके न्यूरॉन्स डैमेज होने लग जाते हैं, है ना। और इस बीमारी को मीना माटा कहा जाता है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि लेड के मॉलिक्यूल्स ज्यादा लेने से क्या हो सकता है, आप बताएंगे मीना माटा। और इसके अंदर क्या होता है? इस बीमारी के अंदर लॉस ऑफ स्पीचिंग पावर, बोलने की क्षमता, समझने की, अच्छे से समझ नहीं पाएंगी, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी उनको, है ना, या सुनेगा नहीं, ऊंचा सुनने लग जाएगा उनको। ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिएगा कि लिपस्टिक में, काजल में, कॉम्पैक्ट में, इन सब में क्या आता है बच्चों? इन सब में लेड आता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं लेड के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँ तो यहाँ पर मैं बता सकती हूँ, आपने देखा होगा आप गाड़ियों का बनाते हैं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। क्या बनवाते हैं? पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाते हैं, है ना, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो गाड़ियों में क्या चेक करने के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाते हैं? लेड का और कार्बन का अमाउंट, C+PB, इसकी क्वांटिटी, लेड का अमाउंट चेक करने के लिए। क्योंकि अगर लेड एनवायरनमेंट में होगा तो बहुत सारी डिजीजेस हो जाएंगी, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछे ये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट में मेन कंपोनेंट किसको चेक किया जाता है? आप बताएंगे लेड की मात्रा हमारी गाड़ी में कितनी है या उसके इंजन के पास कितनी है, वो चेक की जाती है। ये क्वेश्चन RS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेड सर्टिफिकेट वाला। या लैब असिस्टेंट का एग्जाम अगर किसी ने दिया होगा कभी तो उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलो तो ये बात याद रखिएगा। इसकी मात्रा चेक करने के लिए क्या बनवाते हैं? मुख्य आधार, मतलब कहने का मतलब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने का मेन बेस क्या है? किसकी क्वांटिटी चेक करना? आप बताएंगे कार्बन के साथ किसकी? लेड की मात्रा चेक करने के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन आता है बहुत बार कि व्हाइट लेड क्या होता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि व्हाइट लेड क्या होता है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड, मतलब अच्छे वाले जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं ना, उसमें ये पूछा जाता है व्हाइट लेड कि व्हाट इज व्हाइट लेड। या तो आपको केमिकल फॉर्मूला दिया होगा यहाँ पे, या आपको केमिकल नेम दिया हुआ होगा। इसको
हिंदी में बोलते हैं सफेद सीसा। कि व्हाट इज व्हाइट लीड? गैलेना क्या होता है? PBS होता है। एक बच्चा पूछ रहा है PB गैलेना क्या होता है, तो बच्चों वो होता है आपका PBS। अब अगर मैं व्हाइट लेड की बात करूं कि व्हाइट लेड क्या होता है, तो ध्यान से सुनना, PbCO3 प्लस PbCO3 प्लस PbOH का ट्वाइस, PbOH का ट्वाइस, इसको कहा जाता है क्या? व्हाइट लेड, सफेद सीसा या सफेद लेड, जो भी आप बोलो। अब बच्चों इसको बैलेंस यहाँ से 2 लगाना पे होगा। देखो अब इसका केमिकल नेम लिखो, आप लिखेंगे लेड कार्बोनेट। लेड कार्बोनेट को लेड हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप मिला देते हैं तो वो लेड किस कलर का हो जाता है? वो सफेद कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है बच्चों? वो सफेद कलर का हो जाता है। इसका यूज ऐसे आपको नहीं याद रखना है, आपको ये याद रखना है, हाँ पुताई करने में काम में आता है नो डाउट, बट आपको ये याद रखना है कि व्हाइट लेड होता क्या है, ठीक है ना? व्हाइट लेड होता क्या है? एक बार फिर रिपीट करूं, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए लेड के बारे में, अभी तो और ही बताऊंगी मैं बहुत सारे, फिर पीछे मुझे स्लाइड करनी पड़ेगी, उससे पहले मैं पहले रिपीट कर दूं, क्योंकि लेड से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और कुछ बच्चे इसको गलत कर देते हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? हमने सबसे पहला पढ़ा कि जो लेड है वो पीरियोडिक टेबल में एक ही ऐसा मेटल होता है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। दूसरा, लेड का कोई भी एलोट्रोप नहीं होता। तीसरा, इसके 2 और होते हैं, एक होता है PBS जिसको आप गैलेना बोलते हैं, दूसरा होता है सेरुसाइट या कैरुकाइट, जो भी आप नाम से प्रोनाउंस इसको करने चाहें। उसके बाद जो लड़कियां लिपस्टिक, कॉस्मेटिक या प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं, अखबार छापने वाली मशीनें होती हैं, इंक बनाने में लेड काम आती है। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि LPG की गंधक किसके कारण होती है? एथाइल मरकैप्टन के कारण होती है, वो आगे पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि सिंदूर वर्मिलियन क्या होता है? आप बताएंगे PBS प्लस HGS। लेड सल्फाइड, मर्करी सल्फाइड के मिक्सचर को आप वर्मिलियन कहते हैं। अब आपसे पूछे कि अगर एनवायरनमेंट में लेड के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गया तो कौन सा बीमारी हो जाता है? आप बताएंगे मीना माटा हो जाता है। फिर बोले कि हमारे गाड़ियों में पोल्यूशन सर्टिफिकेट का आधार क्या है? किसकी मात्रा चेक करना? लेड की मात्रा चेक करना। फिर आपसे पूछे कि व्हाइट लेड क्या होता है? आप बताओगे कि लेड कार्बोनेट और लेड हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं बच्चों व्हाइट लेड। इसके अलावा नेक्स्ट मैं अगर लेड के बारे में कोई पॉइंट लिखवाना चाहूँ तो वो मैं क्या लिखवाऊंगी? वो लिखवाऊंगी कि जो मैचस्टिक्स होती हैं, मैचस्टिक्स बोलते हैं माचिस की तिल्ली। क्या? माचिस की तिल्ली। जो माचिस की तिल्ली होती है ना बच्चों आपकी, उसकी जो टिप होती है, माचिस की तिल्ली की जो टिप होती है सबसे ऊपर, उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? उसके अंदर PB क्या मिलाया जाता है? लेड मिलाया जाता है। देखो एक होता है माचिस, यहाँ पर रगड़ने वाला, माचिस के ऊपर जो लाल कलर का बना हुआ है, ये बनाने में काम आता है रेड फास्फोरस। जो माचिस के ऊपर आप जिसको ऐसे करते हैं, जो माचिस की डिबिया होती है उसके ऊपर जो लाल लाल बना हुआ होता है, वो आता है आपका लाल फास्फोरस। वो फास्फोरस होता है लाल फास्फोरस, ठीक है। बट एक होती है माचिस, माचिस की ये तिल्ली है, उसके ऊपर क्या है? ये वाला टिप। तो इस टिप में रेड फास्फोरस के साथ और कौन सा मेटल मिलाते हैं? लेड। आप एक काम करना, BPSC का एग्जाम का पेपर उठाना, वहां पर ये साफ साफ क्वेश्चन आया था कि जो माचिस की तिल्ली है, जो माचिस की तिल्ली है, उस माचिस की तिल्ली का जो टिप होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, उसमें लाल फास्फोरस के साथ कौन सा मेटल मिलाया जाता है? तो आप बताएंगे लेड PB मिलाया जाता है। जबकि माचिस की तिल्ली का जो घिसने वाला पार्ट होता है, उसमें सिर्फ क्या होता है? उसमें सिर्फ लाल फास्फोरस होता है, ठीक है बच्चों। ये भी याद रखिएगा कि मैचस्टिक, माचिस की तिल्ली की जो टिप होती है वो किसकी बनी हुई होती है? वो लेड की बनी हुई होती है। हाँ, जिसको आप घिसने वाले को रोगन बोलते हैं ना, हाँ सही बोला आपने। चलिए नेक्स्ट मैं बताऊँ आपको, जो फ्यूज वायर होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब में, फ्यूज वायर किस में होते हैं भाई? वैद्युत बल्ब में होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में होते हैं, या हिंदी में बोलेंगे विद्युत बल्ब। तो फ्यूज वायर किसका बना हुआ होता है? आप बताएंगे ये PB प्लस SN का बना हुआ होता है। SN क्या होता है बच्चों? टिन होता है, टिन का सिंबल क्या होता है? SN। तो एग्जाम में पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फ्यूज वायर होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? आप बताएंगे
वो लेड प्लस टिन के बने हुए होते हैं। अगर आप परसेंटेज जानना चाहते हैं तो ये 37% में होता है, जो बचा हुआ वो आपका क्या हो जाएगा, आप बताएंगे, वो आपका टिन हो जाएगा। कितना परसेंट बचा, 37, 63% बचा। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि फ्यूज वायर अकेले लेड के भी बन सकते हैं। यहाँ पर आपने SN मतलब टिन को ऐड क्यों, सॉरी एक बार वापस सुनना ध्यान से, जो फ्यूज वायर है वो टिन के भी बन सकते हैं अकेले के। फिर आपने लेड क्यों ऐड करा, क्योंकि टिन आता है थोड़ा सा महंगा। तो अगर आपको कोई भी बल्ब के अंदर आइडियल फ्यूज वायर बनाना है ना, आइडियल फ्यूज वायर बनाना है, तो आपको उसमें किसकी मात्रा अधिक रखनी पड़ेगी, SN की। किसकी मात्रा, SN की। SN बोले तो टिन। तो आपसे पूछा जाए कि कोई आइडियल फ्यूज वायर है वो कौन सी मेटल का बना हुआ होता है, तो आप क्या आंसर देंगे, आइडियल फ्यूज वायर क्या होता है, जिसके अंदर SN की मात्रा ज्यादा हो। किसकी मात्रा, टिन की मात्रा ज्यादा हो। तो टिन थोड़ा सा महंगा आता है, इसलिए महंगाई कम करने के लिए आप वहां पर PB भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, बट आइडियल फ्यूज वायर क्या होगा, जिसके अंदर SN की मात्रा ज्यादा हो। ये आपका लेड मेटल है, जो आपको इतनी सारी बातें याद रखनी है। लेड से मीना माता होता है और मीना माटा रोग हो जाता है। मीना माटा में ब्रेन या नर्वस सिस्टम वगैरह खराब होने लग जाता है, हमारा न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। और उसके अलावा जो लेड है, आप बताएंगे कि लेड से इंसान की सोचने की, समझने की, बोलने की, सुनने की सारी क्षमताएं गायब हो जाती हैं। और लेड का जो फेमस और है वो गैलेना एंड सेरोसाइट है। सेरोसाइट नहीं याद करना है, गैलेना याद कर लो। वर्मिलियन में भी लेड होता है, PBS प्लस HGS वर्मिलियन होता है। माचिस की जो टिप होती है वो लेड की बनी हुई होती है, जबकि वो रोगन वाला पार्ट होता है, घिसने वाला पार्ट होता है, वो सिर्फ लाल फास्फोरस का बना होता है। ठीक है, इतनी सारी बातें आप याद रखिएगा। हाँ, मीना माता मरकरी से भी हो सकता है। यस, मरकरी से भी मीना माता होता है, बिल्कुल आपने सही बोला है। जो मरकरी होता है, अगर मरकरी के मॉलिक्यूल आपने खा लिए हैं, उससे भी मीना माता हो सकता है। आपने बिल्कुल सही बोला है अमित कुमार, यस आपने सही बोला। चलो नेक्स्ट आइए। लेड एंड मरकरी के दोनों मॉलिक्यूल से होता है। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट मेटल लिखते हैं आप, अर्जेंटेनम। क्या, AG। नेक्स्ट मेटल कौन से लिखते हैं, अर्जेंटम। इसको बोलते हैं अर्जेंटम। अर्जेंटम बोले तो क्या, अर्जेंटम बोले तो सिल्वर। सिल्वर बोले तो क्या, चांदी। और आप घर पे बैठ के रजाई में क्लास देख रहे हैं तो आपकी चांदी ही चांदी है ना, मतलब आपको ठंड में बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर 2-3 कमेंट देखना चाहूंगी, बच्चों के डाउट है तो ये मैं बिल्कुल देखना चाहूंगी। एक लड़का बोल रहा है कि मैम जो माचिस का डब्बा होता है उस पे क्या होता है, और पहले ही बता चुकी हूँ माचिस के डब्बे में लाल फास्फोरस होता है। इसमें बताने की बात क्या है, बता चुकी हूँ पहले ही। ठीक है मैम, आप बोले थे GS स्पेशल 6 में करंट अफेयर क्लास चला देंगे। ठीक है, चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दूंगी मैं सर को। चलिए बच्चों, तो अब आते हैं हम अर्जेंटेनम। अर्जेंटेनम एक करते ना अर्जेंटेना, है ना। चलो तो आप ऐसे याद कर लो, अर्जेंटम, जिसको सिल्वर या चांदी। चांदी का एटॉमिक नंबर क्या है आप सब जानते होंगे शायद। चांदी और सोने का तो याद कर लो। चांदी देखिए ऐसे याद कर लो, AG आता है 47 पे, AU आता है 79 पे। ठीक है बच्चों, चलो आइए जरा चांदी के बारे में क्या क्या पॉइंट याद कर सकते हैं। चांदी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे पता है आपका चैप्टर बहुत बड़ा लंबा हो रहा है, बट बच्चों आपके क्वेश्चंस भी बहुत सारे सॉल्व हो रहे होंगे यहाँ पर, जो कभी ना कभी आपसे कभी नहीं बने होंगे, है ना। तो हमारा काम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना कि चैप्टर छोटा बड़ा देखना है। ठीक है, देखो कितने सारे 5-6 क्लास से मेटल, इस वीक में पूरा मेटल नॉन मेटल ही पढ़ रहे हैं, पर मुझे उम्मीद है कल अपना मेटल्स खत्म हो जाएगा, नॉन मेटल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कल हमारा मेटल्स खत्म, नॉन मेटल स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, कल रीजनिंग की क्लास है और सोनू कुमार, कल रीजनिंग की क्लास है बच्चों, दोनों बैचेस में रीजनिंग वाले सर आ गए हैं। चलिए अब बात करते हैं हम किसके बारे में, मैथ्स देखते देखते क्लास चल रहा है। अच्छा, इतना ज़रूरी है मैथ्स देखना। चलिए देखिए, अब सिल्वर के बारे में हम एक एक करके पॉइंट नोट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर हम चांदी के बारे में बात करें तो शायद आप में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको पता होगा कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चांदी विद्युत
चांदी विद्युत एवं उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, सब जानते होंगे कि चांदी से भी करंट आप पास कर सकते हैं, चांदी के तार बना सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक वायर, बट कोई चोरी कर ले जाएगा तो इसलिए आप चांदी के नहीं बनाते हैं। बाकी अगर किसी के पास पैसा है फालतू तो बना सकता है इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, यस चंदन यादव, आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल होने वाला है और बहुत जल्दी। चलिए नेक्स्ट, आप इसके बाद में क्या याद रखेंगे चांदी के बाद में, इसके बारे में देखिए। जो चांदी है वो एक नोबल मेटल होता है। चांदी कैसा मेटल है? चांदी एक नोबल मेटल है। और नोबल मेटल का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्री मेटल। नोबल मेटल्स को बोलते हैं फ्री मेटल्स। कहने का मतलब है ऐसी धातुएं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जो कभी किसी से रिएक्ट नहीं करती। नोबल मेटल्स को बोलते हैं अक्रिय धातुएं। ऐसी धातुएं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, क्रिया नहीं करती, उनको बोलते हैं नोबल मेटल्स। और साइंस में, केमिस्ट्री में 3 मेटल को AU, AG एंड PT, इन तीनों को क्या कहा जाता है? सोना, चांदी, प्लेटिनम। ये तीनों क्या होती हैं? नोबल मेटल्स। ये हमेशा एनवायरनमेंट में फ्री स्टेट में होती है, इसलिए इनकी कोई रस्टिंग वस्टिंग नहीं होती है, उनके ऊपर रस्टिंग वस्टिंग नहीं होती है, मतलब इनके ऊपर कोई जंग, इनका ऑक्सीडेशन होने की कोई डर नहीं होता है इनका, इसलिए आभूषण ज्वेलरी बनाने में काम में लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, आप इसके बारे में क्या याद कर सकते हैं? हाँ, नेक्स्ट एक लड़का बोल रहा है कि मैम चांदी बहुत कम क्रिया करती है। यस, सिल्वर इज ए लेस रिएक्टिव मेटल, कम क्रियाशील धातु है। क्या है? कम क्रियाशील धातु है। वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो बहुत कम या ना के बराबर रिएक्ट करती हैं वही तो क्या होती हैं? नोबल मेटल्स होती हैं। वो क्या होती हैं? फ्री मेटल्स होती हैं। ये बात आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, आप इसके बाद में दूसरा पॉइंट आप क्या याद रखेंगे? जो चांदी है उसको आपने अगर एयर में छोड़ दिया, आपने अगर चांदी को एयर में छोड़ दिया और उस एयर के अंदर सल्फर का अमाउंट ज्यादा हो। कैसे एयर के अंदर? ऐसे एयर के अंदर जिसके अंदर, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान से सुनना। अगर आपने चांदी को, चांदी बोले तो Ag, सल्फर बोले तो S, तो अगर आपने एयर को, जो आपकी चांदी है उसको आपने हवा में छोड़ दिया, ऐसी हवा जिसके अंदर क्या है? सल्फर है, तो चांदी के चारों तरफ एक परत बन जाती है। और वो परत किसकी बनती है आप बताएंगे? वो चांदी के चारों तरफ Ag2S की लेयर बन जाती है। याद रखिएगा क्या बनेगा? यहाँ से Ag2S बनेगा। और ये कैसा कलर देता है? ये चांदी को ब्लैक कलर दे जाता है। आपने देखा होगा दिल्ली में अगर आप लोग रहते होंगे, आपने अगर सिल्वर की कोई अंगूठी, या अगर लड़कियां हैं तो अगर आपने कोई इयररिंग्स या पायल्स पहन रखी होंगी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो चांदी होता है 2 दिन मैं बता देती हूँ, जो चांदी होता है दिल्ली में बहुत जल्दी काला पड़ जाता है, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट हमेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि दिल्ली में डीजल वाली गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं। और जब दिल्ली में डीजल वाली गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं या दिल्ली में व्हीकल्स ज़्यादा हैं, तो उन व्हीकल्स के इंजन से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। तो दिल्ली में सल्फर का अमाउंट ज़्यादा है, और दिल्ली में सल्फर का अमाउंट ज़्यादा है तो अगर आपने घर में दिल्ली में अगर आपने कोई चांदी की कोई चैन पहन रखी है वगैरह पहन रखी है, तो चांदी में क्या हो जाता है आप बताएंगे? चांदी काली पड़ जाती है। तो कभी आरआरबी में एक क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है कि चांदी के ऊपर, जो चांदी के चारों तरफ जो काली परत बनती है वो किसकी बनती है? आप क्या बताएंगे? वो सिल्वर सल्फाइड। ये क्या है बच्चों? ये सिल्वर सल्फाइड तो है। तो सिल्वर सल्फाइड कैसा कलर देता है? आप क्या बताएंगे? सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर देता है। चांदी के ऊपर मैंने क्या बोला? चांदी के ऊपर रस्टिंग नहीं हो सकती, चांदी के ऊपर रस्टिंग नहीं होती है, जंग नहीं लगता, क्योंकि चांदी क्या है? एक नोबल मेटल है भाई, रिएक्ट ही नहीं करती है। बट चांदी के ऊपर सल्फर अपनी लेयर बना लेता है, तो चांदी काली पड़ने लग जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। इसीलिए शायद आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, चांदी के चम्मच में कभी भी
एक लड़का पूछ रहा है कि मैम मेरा डाउट क्लियर कर दो कि मक्खन में कौन सा एसिड होता है। बच्चों बटर में ब्यूटायरिक एसिड होता है, ब्यूटायरिक एसिड। ओके बच्चा, मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। एंड योर नेम इज लोकेंद्र राठौड़। ओके, आप कमेंट बार बार ना करें, मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। चलिए, आपने कभी सुना है कि चांदी की चम्मच में अंडा नहीं खाना चाहिए? अंडा रख के कभी नहीं खाना चाहिए, एग नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एग के अंदर क्या होता है? एग के अंदर सल्फर होता है और वो सल्फर आपका Ag2S बना लेता है मिलकर, मतलब सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। तो कभी भी चांदी की चम्मच में अंडा नहीं खाना चाहिए, सोने की चम्मच में खाइए अगर है तो। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट में क्या बात करूंगी? नेक्स्ट में बात करूंगी आपके चांदी के कंपाउंड्स के, जहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर, किसके? कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर। कंपाउंड्स का मतलब तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गए होंगे, चांदी के यौगिक। कहने का मतलब है जो चांदी है वो अदर एलिमेंट के साथ जुड़कर कौन कौन से कंपाउंड क्रिएट करती है। जैसे आपने चांदी को आय दे दिया, आय का मतलब होता है AgI। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है AgI क्या होता है। आय का मतलब, Ag का मतलब सिल्वर, आय का मतलब क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड। तो जैसे ही आपने चांदी को आयोडीन दिया तो एक कंपाउंड, एक यौगिक बनेगा, कौन सा? सिल्वर आयोडाइड। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिल्वर आयोडाइड क्या होता है या कहाँ काम आता है, या किस मेटल के आयंस को सिल्वर आयोडाइड का, किस मेटल के आयंस जो है वो आर्टिफिशियल रेन करवाने में काम आते हैं। आप बताएंगे सिल्वर। ये कहाँ काम आता है? आप बताएंगे ये आर्टिफिशियल रेन करवाने में काम आता है। क्या? आर्टिफिशियल रेन का मतलब होता है कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा करवाने में काम आता है। कृत्रिम वर्षा, शायद मैंने हिंदी में वर्षा गलत लिख दिया है, कृत्रिम बारिश लिख देती हूँ, मुझे हिंदी में वर्षा लिखना नहीं आ रहा है। कृत्रिम बारिश करवाने में। ठीक है बच्चों, जो आपने देखा होगा अमेरिका ने, दुबई ने, चाइना ने, इन सब कंट्रियों में सक्सेसफुली हो चुकी है। अब बात ये आती है कि मैम आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है? बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कि आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है। बच्चों एक बात याद रखना, ये आपके क्लाउड है, ये आपके बादल हैं। वैसे तो फिजिक्स या ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, जब बादलों की डेंसिटी कम होती है, ये पता नहीं, आई डोंट नो आपको ज्योग्राफी में या फिर आपने फिजिक्स में क्लियर किया है कि नहीं किया, पर मैं बता देती हूँ यहाँ पर। जब बादलों की डेंसिटी कम होती है, जब बादलों का घनत्व कम होता है, तो बादल रहते हैं, तैरते रहते हैं। क्या करते हैं? वो स्विम करते रहते हैं, वो तैरते रहते हैं। बट जब बादलों की डेंसिटी ज्यादा होती है तो बादलों क्या होने लग जाती है? बारिश होने लग जाती है। तो सिल्वर आयोडाइड, देखो क्या किया जाता है, हेलीकॉप्टर से सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे करवाया जाता है ऊपर की साइड, बादलों की तरफ, या ज्यादा हाइट से करवाएंगे तो नीचे की साइड। तो वहां पर क्या होता है, ये AgI क्या करता है, जो आपका अंदर जाएगा बादलों में और बादलों की डेंसिटी को क्या कर देगा? इंक्रीज ज्यादा कर देगा और वो बारिश नीचे आने लग जाएगी, मतलब बूंदे नीचे आ जाएंगी, बारिश से पानी, जो बादल है उससे आपका पानी नीचे बरसने लग जाएगा, और ऐसी बारिश को आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। ठीक है, और ये आप जानते होंगे अमेरिका ने सबसे पहले करवाई थी, याद रखिएगा, अमेरिका ने सबसे पहले आर्टिफिशियल रेन करवाई थी। इंडिया में अगर आपने सुना हो, महाराष्ट्र का एक विदर्भ इलाका है, विदर्भ एक इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा किसान पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा किसान उन्होंने सुसाइड किया है, क्योंकि वो बहुत सूखे वाला एरिया है, वहां पे बारिश नहीं होती विदर्भ में, तो वहां के बहुत सारे किसानों ने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर ली है। तो वहां पर हमारी गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है आर्टिफिशियल रेन करवाने का। बट इसमें डर भी बहुत होता है बच्चों, आर्टिफिशियल रेन करवाने में। कैसा डर होता है? मान लो आपने कुछ ज्यादा ही यहाँ पे डेंसिटी होगी बादलों की, तो बादल क्या हो जाएगा? फट जाएगा, है ना। बादल फट जाएगा तो कैसे रोक पाएंगे? थोड़ा सा डर भी लगता है यहाँ पे। हाँ, चाइना हो गया, दुबई हो गया, अमेरिका हो गया, ये तीनों ने सक्सेसफुली आर्टिफिशियल रेन करवाई हैं। बट इंडिया में थोड़ी सी हिम्मत कम पड़ रही है लोगों की, क्योंकि डर लग रहा है। तो ये महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में थोड़ा सा इसको करवाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड क्या करवाने में काम आता है? आर्टिफिशियल रेन करवाने में काम आता है। एक तो आज हमारे सारे टीचर्स इकट्ठे हो रखे हैं, इन लोगों ने इतना हवाला काट रखा है पूरा बाहर, सारे लोग आज बाहर बैठे हैं, ठीक है, तो इसलिए वो बहुत कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट आप याद रखेंगे यहाँ पर
दूसरा जो आप कंपाउंड बनाती है सिल्वर, वो बनाती है AgNO3। AgNO3 दूसरा कंपाउंड कौन सा है? AgNO3, जिसको हिंदी में बोला जाता है सिल्वर नाइट्रेट, जिसको हिंदी में कहा जाता है सिल्वर नाइट्रेट। हिंदी में या इंग्लिश में सेम ही नाम है, सिल्वर नाइट्रेट। कितना बोल रहे हैं यार, टीचर्स भी इतनी बातें करते हैं क्या? चलिए, सिल्वर नाइट्रेट हिंदी में इसको सिल्वर नाइट्रेट ही कहा जाता है। इसका केमिस्ट्री में एक नाम और होता है बच्चों, इसको लुनैर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि लुनैर कास्टिक क्या होता है। लुनैर या लुनार लिखा हुआ आता है, लुनैर कास्टिक क्या होता है? आप क्या बताएंगे? लुनैर कास्टिक किसको बोलते हैं? AgNO3 को बोलते हैं। लुनैर कास्टिक या सिल्वर नाइट्रेट होता है। ये कहाँ काम आता है बच्चों? ये काम आता है वोटर्स इंक बनाने में। कहाँ काम आता है? वोटर्स इंक, जिसको आप अमिट शाही बोलते हैं। जब आप वोट डाल के आते हैं तो आपकी उंगली पर जो शाही लगती है वो किसकी बनती है? वो AgNO3 की बनती है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बच्चे ने पूछा मैम आर्टिफिशियल रेन कैसे होता है? मैं बता चुकी हूँ कि हेलीकॉप्टर से AGI का स्प्रे किया जाता है, AGI का छिड़काव किया जाता है। वो AGI जाकर बादलों का जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, उसको क्या कर देते हैं? दिखाना अभी आ रहे लाइव लगा दी यूट्यूब पर ही। मेरी इतनी वाहियात फोटो क्यों लगाई है आपने? तुम तो सुमित सर की तो चश्मा लगा के ला रहे हो। मतलब आप लोग ना खाली दिमाग, जो सच बता रही हूँ मैं, सबसे ज्यादा अजय राणा सर की आवाज आ रही है ना। अजय राणा सर, भरत सर, सुमित सर, मनोज सर, सारे लोग बाहर बैठे हैं, अंकुर सर सब बैठे हैं। और इतनी वो लोग इतनी क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर में हम लोग, भरत सर ने एक फोटो दिखाई, मैं इसलिए हंस रही हूँ। थोड़ी देर में हम लोग यूट्यूब पे भी आएंगे, SK यादव सर भी हैं, तो आप यूट्यूब पे देखना ना भूलें। कितना इतना हल्ला कर रखा है बाहर, सच्ची बता रही हूँ मैं। चलिए, वोटर्स इंक बढ़िया पार्टी भी कर रहे हैं, पिज्जा विज़ा खिला रहे हैं। मुझे खिलाया भी नहीं, मुझे पढ़ाने भेज दिया यहाँ पर। हाँ, अजय राणा सर भी हैं, सारे लोग हैं यहाँ पे। चलिए, वोटर इंक अमिट स्याही बनाने में काम में आते हैं। ठीक है बच्चों, क्या AgNO3 काम आता है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप, हाँ तो याद रखिएगा, जब आप वोट डाल के आते हैं तो आपकी उंगली पे जो शाही लगती है वो क्या होता है? वो लुनैर कास्टिक होता है। और उस शाही को आप कैसे मिटाना चाहते हैं? तो आपने सुना होगा नेल पेंट रिमूवर आता है, जो नेल पॉलिश हटाने वाला रिमूवर आता है, जो लड़कियां यूज में रखती हैं, उसके अंदर एसीटोन होता है। तो आप इस एसीटोन से या नेल पेंट रिमूवर से उसको चीज को, ठीक है, उस जो आपने वोट डाल कर आए हैं आप, तो उसको आप थोड़ा सा एसीटोन रखिए और तुरंत उसको मटा लीजिए, बहुत हट जाएंगे। जी मैम, राणा सर बहुत चुलबुले हैं, बहुत नहीं बहुत ज्यादा चुलबुले हैं, उनका बचपना नहीं गया है अभी। और मैं समझा के थक चुकी हूँ कि राणा तो थोड़ा सा सीरियस रहा कर, वो सीरियस होता ही नहीं है। हाँ, सब मजे कर रहे हैं, पता नहीं आज बहुत दिनों बाद मिले ना एक्चुअली हम सब लोग, इसलिए कभी, क्योंकि क्लासेस इतनी होती हैं सब लोगों की, सब घर चले जाते हैं, आज बैठे तो वो इसलिए कर रहे हैं सब। चलिए, तो याद रखिएगा कि सिल्वर नाइट्रेट कहाँ काम आता है बच्चों? नेल पेंट रिमूवर में काम आता है। वो सॉरी, नेल पेंट रिमूवर में नहीं, मेरा भी दिमाग पूरा आज बाहर है। ये कहाँ काम आता है? अमिट शाही बनाने में काम आता है। और अमिट शाही किससे हटा सकते हैं आप? एसीटोन से, थिनर से, जिसको थिनर भी बोलते हैं, आप इससे हटा सकते हैं। चलो नेक्स्ट कंपाउंड हम इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों, कौन सा? AgBr। AgBr को बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं सिल्वर। सर मत परेशान करो, पढ़ाने दीजिए आप, ठीक है? वैसे भी मेरा सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है इन बैचेस में। सिल्वर ब्रोमाइड, आप लोग बहुत चालाक हैं, पहले सिलेबस खत्म कर लेते हैं फिर आप मजे मारते हैं। चलिए, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ये कहाँ काम आता है? आप याद रखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ काम आता है? फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में तीनों कंपाउंड्स बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार, ठीक है? फोटोग्राफी में काम आते हैं। चलिए, सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है बता दिया मैंने, एक बच्चा पूछ रहा है। चलिए, तो ये बात आप याद रखिएगा, AgNO3, AgBr, AgI, ये सब किसके होते हैं बच्चों? ये सारे के सारे, ये सारे सिल्वर के कंपाउंड होते हैं। चलो, अब मैं आपको एक बात और बता देती हूँ।
एक बात, एक आप सबने सुना होगा, एक सिल्वर का एक कंपाउंड और भी होता है, 3 तो होते ही होते हैं, इसके अलावा एक चौथा कंपाउंड भी आप याद रखिएगा। चौथा कौन सा होता है? AgI, AgNO3, AgBr, और 4th नंबर पे कौन सा आता है? तो वो आता है बच्चों यहाँ पर AgCl, AgCl। ठीक है,